अध्याय 24 भाग 2। हैरी का अगला दिन शाम की दहशत में बीता। सुबह काढ़े की 2 क्लासों से उसका डर जरा भी कम नहीं हुआ, क्योंकि स्नैप हमेशा जितने ही बुरे थे। उसका मूड इस बात से और भी खराब हो गया था कि डीए के सदस्य क्लासों के बीच गलियारों में उसके पास आकर लगातार पूछ रहे थे कि क्या उस रात को मीटिंग है। हैरी को बार बार कहना पड़ रहा था, जब अगली मीटिंग होगी तो मैं तुम्हें हर बार वाले तरीके से बता दूंगा, लेकिन आज रात को मीटिंग नहीं हो सकती। आज मुझे काढ़े की अतिरिक्त पढ़ाई करनी है। तुम काढ़े की अतिरिक्त पढ़ाई कर रहे हो? जकारियस स्मिथ ने घमंड दिखाते हुए पूछा, जब उसने लंच के बाद हैरी को प्रवेश हॉल में घेर लिया। हे भगवान, काढ़े में तुम भयंकर होगे। स्नैप आमतौर पर अतिरिक्त क्लासें नहीं लेते हैं, है ना? जब स्मिथ चढ़ाने वाले उत्साही अंदाज में दूर जाने लगा तो रॉन उसकी तरफ गुस्से से घूरता रहा। उसने अपनी छड़ी उठाकर स्मिथ के कंधों के बीच निशाना साधते हुए कहा, क्या मैं उसे शाप दे दूं? मैं अभी भी उसे यहां से मंत्र मार सकता हूं। रहने दो, हैरी ने निराशा से कहा। सब लोग यही सोच रहे होंगे, है ना, कि मैं सचमुच मूर्ख। हाय हैरी, पीछे से एक आवाज सुनाई दी। हैरी ने पलटकर देखा, वहां चो खड़ी थी। ओ हाय, हैरी ने कहा। हालांकि चो को देखते ही उसके पेट में अजीब सी खलबली मच गई थी। हम लाइब्रेरी में हैं हैरी, हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा और रॉन की कोहनी पकड़कर उसे संगमरमर की सीढ़ियों की तरफ घसीटा। क्रिसमस अच्छी रही? हैरी ने कहा। हाँ, बुरी नहीं रही। मेरी तो थोड़ी खामोश थी, चो ने कहा। किसी कारण से वो थोड़ी शर्मा रही थी। देखो, अगले महीने हॉग्समीड की एक और यात्रा है। क्या तुमने नोटिस देखा? क्या? ओ नहीं, आने के बाद मैं नोटिस बोर्ड पर नजर नहीं डाल पाया। हम्म, ये वैलेंटाइन डे पर है। अच्छा, हैरी ने कहा, और उसने सोचा कि वो उसे ये बात बता क्यों रही है। अच्छा, तो मुझे लगता है तुम शायद ये पूछना चाहती हो। अगर तुम चाहो, चो ने उत्सुकता से कहा। हैरी उसे घूरकर देखने लगा। वो ये कहने वाला था, मुझे लगता है तुम शायद ये पूछना चाहती हो कि डीए की अगली मीटिंग कब है। लेकिन चो की प्रतिक्रिया इससे मेल नहीं खा रही थी। मैं हैरी ने कहा। ओह, अगर तुम नहीं चलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, चो दुखी होकर बोली। चिंता मत करो, मिलते हैं। वो दूर चली गई। हैरी पीछे से उसे घूरता रहा। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। फिर उसे बात समझ में आ गई। चो, सुनो चो! वो उसके पीछे भागा और उसे संगमरमर की सीढ़ी पर आधे रास्ते में पकड़ लिया। क्या तुम मेरे साथ वैलेंटाइन डे पर हॉक्समीड चलोगी? उसने कहा। "उम्म, हाँ। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तो ठीक है, अच्छा, तो तय रहा, हैरी ने कहा। उसे महसूस हुआ कि आखिर ये दिन पूरी तरह से बुरा नहीं रहा। वो उछलता हुआ लाइब्रेरी गया ताकि दोपहर की क्लासों से पहले रॉन और हरमाइनी को साथ ले ले। बहरहाल, जो चैंग से सफलतापूर्वक मुलाकात कर लेने की खुशी में शाम को 6 बजे तक उसकी दहशत को कम नहीं कर पाई। स्नैप के ऑफिस की तरफ बढ़ते हर कदम के साथ उसकी दहशत बढ़ती जा रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गया। वो सोच रहा था कि काश वो किसी दूसरी जगह होता। फिर उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाकर अंदर पहुंच गया। अंधेरे कमरे में शेल्फों की कतारें लगी थी। उन पर कांच के सैकड़ों शीशियां रखी थी। इन शीशियों में जानवरों और पौधों के चिपचिपे टुकड़े कई रंगों के काढ़ों में आधे डूबे हुए थे। एक कोने में अलमारी थी जिसमें काढ़ा बनाने का सामान भरा हुआ था। स्नैप ने एक बार हैरी पर इसमें से सामान चुराने का आरोप लगाया था, जो पूरी तरह निराधार नहीं था। बहरहाल, हैरी का ध्यान डेस्क की तरफ गया, जहां मोमबत्ती की रोशनी में पत्थर का एक खोखला पात्र रखा था। उस पर प्राचीन लिपियां और प्रतीक उकेरे गए थे। हैरी इसे देखते ही पहचान गया। ये डंबलडोर का स्मृति पात्र था। वो सोचने लगा कि ये यहाँ पर क्यों रखा है। फिर अंधेरे से स्नैप की ठंडी आवाज आते ही वो उछल पड़ा। पॉटर, दरवाजा बंद कर दो। आदेश का पालन करते समय उसे ये भयंकर एहसास हुआ कि वो खुद को कैद कर रहा है।
जब तक वो कमरे में आगे आया तब तक स्नैप रोशनी में आ चुके थे और अपनी डेस्क के सामने वाली कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा कर रहे थे। हैरी बैठ गया। स्नैप भी बैठ गए। उनकी ठंडी काली आंखें बिना झपके हैरी पर जमी हुई थी और उसके चेहरे की हर लकीर में नापसंदगी की साफ झलक दिख रही थी। उसने कहा, तो पॉटर, तुम जानते हो कि तुम यहां क्यों आए हो? हेडमास्टर ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें गुप्त विद्या पढ़ाऊं। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूं कि तुम इसमें काढ़े से ज्यादा निपुणता दिखाओगे। छी, हैरी बोला। स्नैप ने दुष्टता से आंखें सिकोड़ते हुए कहा, पॉटर, ये सामान्य क्लास तो नहीं है, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा टीचर हूं, इसलिए तुम मुझे हर समय सर या प्रोफेसर कहोगे। जी सर, हैरी ने कहा। अपनी सिकुड़ी हुई आंखों से हैरी को एक पल तक देखने के बाद स्नैप आगे बोले, अब गुप्त विद्या। जैसा मैंने तुम्हारे प्यारे गॉडफादर के किचन में तुम्हें बताया था, जादू की ये शाखा मस्तिष्क को बाहरी घुसपैठ और प्रभाव से बचाती है। हैरी ने सीधे स्नैप की आंखों में देखते हुए कहा, पर डंबलडोर ये क्यों सोचते हैं कि मुझे इसकी जरूरत है सर? वो सोच रहा था कि स्नैप इस बात का जाने क्या जवाब देंगे। स्नैप ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर नफरत से बोले, यहां तक कि तुम्हारी जितनी मोटी बुद्धि वाला भी अब तक ये बात समझ गया होगा पॉटर। शैतानी शहंशाह गुप्त घुसपैठ में बहुत माहिर है। वो क्या होता है सर? ये सामने वाले के मस्तिष्क की भावनाएं और स्मृतियां निकालने की योग्यता है। वो मन की बात पढ़ सकता है? हैरी ने जल्दी से कहा। उसे लग रहा था कि उसका सबसे बुरा डर सच था। स्नैप की काली आंखें चमकने लगी और वे बोले, तुम फर्क नहीं समझ पाते हो। तुम बारीक अंतर नहीं समझ पाते हो। इसी कमजोरी के कारण तुम इतने खराब काढ़े बनाते हो। स्नैप एक पल के लिए ठहरे और आगे बोलने से पहले हैरी का अपमान करने की खुशी का स्वाद लेते रहे। "हम्म, सिर्फ मगलू लोग ही मन की बातें पढ़ने की बात करते हैं। मन कोई किताब नहीं है जिसे इच्छानुसार खोलकर फुर्सत में पढ़ा जा सके। विचार खोपड़ी के भीतर उकेरे नहीं रहते हैं जिसे कोई घुसपैठिया पढ़ ले। मस्तिष्क जटिल और बहुत स्तरीय होता है पॉटर, या कम से कम ज्यादातर मस्तिष्क ऐसे ही होते हैं। बहरहाल, ये सच है कि जो लोग गुप्त घुसपैठ में माहिर होते हैं वे कुछ परिस्थितियों में अपने शिकार के मस्तिष्क में प्रवेश कर सकते हैं और उसके विचारों की सही व्याख्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई शैतानी शहंशाह झूठ बोलता है तो उन्हें हमेशा पता चल जाता है। सिर्फ गुप्त विद्या में निपुण लोग ही उन भावनाओं और स्मृतियों में घुसपैठ रोक सकते हैं जिन्हें झूठ पकड़ में आता है। इसलिए वे उनके सामने भी सफलतापूर्वक झूठ बोल सकते हैं। स्नैप के समझाने के बावजूद हैरी को लग रहा था कि गुप्त विद्या का मतलब मन की बात पढ़ना ही था। उसे ये जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो जान सकता है कि इस समय हम क्या सोच रहे हैं सर? स्नेप ने कहा। शैतानी शहंशाह काफी दूर है। इसके अलावा हॉगवर्ट्स की दीवारें और मैदान कई प्राचीन मंत्रों तथा सम्मोहनों के कारण अभेद्य है, ताकि यहाँ रहने वालों की शारीरिक व मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पॉटर,
जादू में समय और दूरी महत्वपूर्ण होती है। गुप्त घुसपैठ में अक्सर आंखों का संपर्क अनिवार्य होता है। अच्छा, तो मुझे गुप्त विद्या क्यों सीखनी है? स्नैप ने हैरी को देखा और उसके चेहरे पर एक लंबी पतली उंगली घुमाने लगे। पॉटर, तुम पर सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं। जो शाप तुम्हें नहीं मार पाया था, वो तुम्हारे और शैतानी शहंशाह के बीच एक अजीब डोर जोड़ चुका है। प्रमाणों से पता चलता है कि जब तुम्हारा मस्तिष्क बहुत शिथिल और संवेदनशील होता है, जैसे तुम सो रहे होते हो, तो तुम्हें शैतानी शहंशाह के विचार और भाव पता चल जाते हैं। हेडमास्टर सोचते हैं कि अब ऐसा होना ठीक नहीं है। वे चाहते हैं कि तुम्हें शैतानी शहंशाह के प्रति मस्तिष्क बंद करना सिखाऊं। हैरी का दिल दोबारा तेजी से धड़कने लगा। इसमें से कोई भी चीज सही नहीं लग रही थी। लेकिन प्रोफेसर, डंबलडोर इसे बंद क्यों करवाना चाहते हैं? उसने अचानक पूछ लिया। मुझे भी यह ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये उपयोगी साबित हुआ है। मैंने सांप को मिस्टर वेजली पर हमला करते देखा था। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रोफेसर डंबलडोर उन्हें बचा नहीं पाते। है ना सर? स्नैप हैरी को कुछ पल घूरते रहे। वे अब भी अपने चेहरे पर उंगलियां फेर रहे थे। दोबारा बोलते समय उन्होंने धीरे धीरे और एक एक शब्द बोला, जैसे अपने हर शब्द को तौल रहे हों। "हम्म, ऐसा लगता है कि शैतानी शहंशाह को कुछ समय पहले तक तुम्हारे और उनके आपसी संबंध के बारे में पता नहीं था। ऐसा लगता है कि अब तुम उनके जाने बिना उनकी भावनाएं और विचार अनुभव कर रहे थे। बहरहाल, क्रिसमस से पहले तुमने जो सपना देखा था, सांप और मिस्टर वेजली वाला, बीच में मत बोलो पॉटर। स्नैप ने खतरनाक अंदाज में कहा। जैसा मैं कह रहा था, क्रिसमस से पहले तुमने जो सपना देखा था, वो शैतानी शहंशाह के विचारों में इतनी जबरदस्त घुसपैठ साबित हुई। मैं सांप के भीतर था, उसके सिर के भीतर नहीं था। पॉटर, मैंने तुमसे कहा कि बीच में मत बोलो। लेकिन हैरी को स्नैप के गुस्से की परवाह नहीं थी। आखिर अब उसे पूरा मामला समझ में आता दिख रहा था। वो कुर्सी पर इतना आगे खिसक आया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो बिल्कुल कोने पर तनकर बैठा था, जैसे दौड़ने के लिए तैयार हो। अगर मैं वोल्डेमॉर्ट के विचारों को महसूस कर सकता हूं, तो ऐसा कैसे हो गया कि मैंने स्नैप की आंखों से देखा? स्नैप ने उसे झिड़कते हुए कहा, शैतानी शहंशाह का नाम मत लो। एक बुरी खामोशी छा गई। स्मृति पात्र के पार से वे एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहे। हैरी ने धीरे से कहा, प्रोफेसर डंबलडोर भी तो उसका नाम लेते हैं। डंबलडोर बहुत शक्तिशाली जादूगर है, स्नैप बुदबुदाए। वे उनका नाम लेने में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बाकी लोग, उन्होंने अनजाने में अपनी बाईं बाह मली। हैरी जानता था कि स्नैप की बाईं बाह में उस जगह पर मौत का निशान गुदा हुआ था। हैरी ने विनम्रता से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ। स्नैप गुर्राए, तुम सांप के सिर में इसलिए गए थे क्योंकि उस पल शैतानी शहंशाह भी वहीं पर थे। वे उस वक्त सांप पर काबू कर रहे थे, इसलिए तुमने सपने में देखा कि तुम भी उसके भीतर हो। और फॉल उसे एहसास हो गया था कि मैं वहां था। ऐसा ही लगता है, स्नैप ने ठंडेपन से कहा। आपको कैसे पता? हैरी ने व्यग्रता से पूछा। यह प्रोफेसर डंबलडोर का अंदाजा है या? मैंने तुमसे कहा, स्नैप ने अपनी कुर्सी पर अकड़कर बैठते हुए कहा, और उनकी आंखें छेद जैसी दिखने लगी, कि मुझे सर कहो। हाँ सर, हैरी ने अधीरता से कहा। लेकिन आपको कैसे मालूम? तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है पॉटर, कि हमें मालूम है, स्नैप ने झिड़कते हुए कहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि शैतानी शहंशाह को अब पता चल चुका है कि तुम उनके विचारों और भावनाओं तक पहुंच सकते हो। उन्होंने ये निष्कर्ष भी निकाल लिया है कि ये प्रक्रिया
उल्टी भी काम कर सकती है। यानी कि वे जान चुके हैं कि वे भी तुम्हारे विचारों और भावनाओं तक पहुंच सकते हैं। हैरी ने पूछा, और वे मुझे काम करवाने की कोशिश कर सकते हैं? उसने जल्दी से बाद में जोड़ दिया, सर। बिल्कुल, स्नैप ने ठंडी और बेफिक्र आवाज में कहा, इसी कारण हम गुप्त विद्या पढ़ रहे हैं। स्नैप ने दुशाले के अंदर की जेब से अपनी छड़ी बाहर निकाली, जिससे हैरी तनाव में आ गया। लेकिन स्नैप ने छड़ी सिर्फ अपने माथे से लगाई और इसकी नोक बालों की चिपचिपी जड़ों पर रख दी। जब उन्होंने उसे वहां से हटाया तो उसके साथ चांदी जैसा पदार्थ किसी मोटे धागे की तरफ खिंचने लगा। वो धागा तभी टूटा जब उन्होंने छड़ी को अपने माथे से दूर खींचा। धागा स्मृति पात्र में गिर गया, जहां यह घुमड़कर चांदी जैसा सफेद हो गया, जो द्रव और गैस के बीच की कोई चीज लग रही थी। स्नैप ने अपने माथे पर छड़ी 2 बार लगाई और चांदी जैसे पदार्थ को पत्थर के पात्र में डाल दिया। फिर अपने व्यवहार के बारे में कोई सफाई दिए बिना उन्होंने सावधानी से स्मृति पात्र उठाया, उसे दूर हटाकर एक शेल्फ पर रख दिया और अपनी छड़ी तैयार करके हैरी के सामने आ गए। पॉटर, उठकर खड़े हो जाओ और अपनी छड़ी निकाल लो। हैरी घबराकर खड़ा हो गया। वे एक दूसरे के सामने थे। उनके बीच में सिर्फ डेस्क थी। स्नैप ने कहा, तुम मुझे निरस्त्र करने या किसी दूसरे तरीके से अपना बचाव करने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। हैरी ने स्नैप की छड़ी को डरकर देखते हुए पूछा, लेकिन आप क्या करने वाले हैं? मैं मैं तुम्हारे मस्तिष्क में घुसपैठ करने की कोशिश करूंगा, स्नैप ने धीरे से कहा। देखते हैं तुम कितना प्रतिरोध कर पाते हो, पॉटर। मैंने सुना है कि तुमने सम्मोहन शाप का बहुत अच्छी तरह प्रतिरोध किया था। गुप्त विद्या में भी उसी तरह की शक्तियों की जरूरत होती है। खुद को तैयार कर लो अभी। गुप्त घुसपैठ। हैरी तैयार हो पाता और प्रतिरोध की शक्ति जुटा पाता, इससे पहले ही स्नैप ने वार कर दिया। ऑफिस उसकी आंखों के सामने तैरने लगा और ओझल हो गया। उसके दिमाग में यादें किसी फिल्म की तरह धड़धड़ाती हुई स्पष्टता से चली, जिससे उसे आसपास का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। वो 5 साल की उम्र में डडली को नई लाल साइकिल की सवारी करते देख रहा था और उसका दिल ईर्ष्या से फटा जा रहा था। वो 9 साल का था और रिपर नाम का बुलडॉग उसका पीछा कर रहा था। वो एक पेड़ पर चढ़ गया, जबकि डर्सली परिवार के सदस्य नीचे लॉन में खड़े होकर हंस रहे थे। वो बोलती टोपी पहने हुए था और वो बोल रही थी कि उसे नाग शक्ति में भेजना अच्छा रहेगा। हरमाइनी अस्पताल में लेटी थी। उसका चेहरा मोटे काले बालों से ढका था। 100 दम पिशाच काली झील के पास उसके करीब आ रहे थे। चो चैंग मिसल्टों के नीचे उसके करीब आ रही थी। जब चो की याद ज्यादा करीब आई तो हैरी के दिमाग के भीतर एक आवाज आई, नहीं, तुम उसे नहीं देखोगे, तुम उसे नहीं देखोगे, ये निजी मामला है। उसे अपने घुटने में तेज दर्द महसूस हुआ। स्नैप का ऑफिस दोबारा दिखने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो फर्श पर गिर गया था। उसका एक घुटना स्नैप के डेस्क के पाए से टकरा गया था। उसने स्नैप की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी छड़ी नीचे कर ली थी और इस वक्त अपनी कलाई मल रहे थे। वहां पर जलने का निशान बन गया था। स्नैप धीरे से बोले, क्या तुम ज्वाला मंत्र पढ़ना चाहते थे? नहीं, हैरी ने कटुता से कहा और फर्श से उठने लगा। मुझे भी यही लगा था, स्नैप ने कहा और गौर से देखा। तुमने मुझे बहुत ज्यादा अंदर जाने दिया। तुम नियंत्रण खो बैठे थे। हैरी ने पूछा, क्या आपने वो हर चीज देखी जो मैंने देखी थी? हालांकि वो जवाब नहीं सुनना चाहता था। स्नैप ने होंठ सिकोड़कर कहा, उन चीजों की झलक देखी। वो कुत्ता किसका था? हैरी बुदबुदाया, मेरी मार्ज आंटी का। इस वक्त वो स्नैप से नफरत कर रहा था। देखो, पहली कोशिश के हिसाब से ये उतना बुरा नहीं था। स्नैप ने अपनी छड़ी एक बार फिर उठाते हुए कहा, तुम आखिरकार मुझे रोकने में सफल हो गए।
हालांकि तुमने चिल्लाने में समय और शक्ति गंवाई। तुम्हें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा पॉटर। अपने मस्तिष्क से प्रतिरोध करो। तुम्हें छड़ी के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश कर रहा हूं, हैरी ने गुस्से से कहा। लेकिन आप मुझे यह नहीं बता रहे हैं कि यह काम कैसे करना है। तहजीब से पॉटर, स्नैप ने खतरनाक तरीके से कहा। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। हैरी ने उसे हिकारत से देखा और फिर आंखें बंद कर ली। वैसे उसे यह विचार अच्छा नहीं लग रहा था। जब स्नैप उसके सामने एक छड़ी तानकर खड़े हों तो वो अपनी आंखें बंद कर ले। अपना दिमाग खाली कर दो पॉटर, स्नैप की ठंडी आवाज आई। सारी भावनाएं निकल जाने दो। लेकिन हैरी स्नैप पर इतना ज्यादा नाराज था कि उसका गुस्सा नसों में जहर की तरह बह रहा था। अपने गुस्से को निकल जाने दे, यह तो उतना ही मुश्किल था जितना कि पैरों से शरीर को अलग करना। तुम ये काम नहीं कर रहे हो पॉटर। तुम्हें इससे ज्यादा अनुशासन। अब ध्यान केंद्रित करो कि वो कुछ सोचे, न कुछ याद करे और कुछ न महसूस करे। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। 3 की गिनती पर। 1, 2, 3। गुप्त घुसपैठ। उसके सामने एक बड़ी काली ड्रैगन गरज रही थी। उसके मम्मी डैडी एक जादुई दर्पण में से उसकी तरफ देखकर सिर हिला रहे थे। सेड्रिक डिगोरी अपनी सूनी आंखों से उसे घूर कर देखता हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। नहीं! हैरी दोबारा घुटनों के बल गिर गया था। उसका चेहरा उसके हाथों में छिपा हुआ था। उसका सिर इतनी तेजी से दुख रहा था जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो और उसकी खोपड़ी खोलने की कोशिश की हो। खड़े हो जाओ, स्नैप ने तीखी आवाज में कहा। खड़े हो जाओ। तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम मुझे ऐसी यादों तक पहुंचने दे रहे हो जिनसे तुम डरते हो। तुम मुझे खुद हथियार दे रहे हो। हैरी खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसने अभी अभी सेड्रिक को कब्रिस्तान में मरते देखा हो। स्नैप हमेशा से थोड़े ज्यादा नाराज दिख रहे थे, लेकिन उतने नहीं जितना कि हैरी था। वो दांत भींचकर बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम भावनाओं को अपने दिमाग में पूरी तरह से निकाल देना। हम्म? हैरी गुर्राते हुए बोला। देखिए, मुझे अभी ऐसा करने में बहुत मुश्किल आ रही है। तब तो शैतानी शहंशाह के आसान शिकार बन जाओगे तुम, स्नैप ने वहशी आवेश में कहा। जो मूर्ख लोग अपने दिल को आस्तीन पर लेकर चलते हैं, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते, जो दुख भरी यादों में खोए रहते हैं और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कमजोर होते हैं, वे उनकी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते। वे तुम्हारे दिमाग में आसानी से घुसपैठ कर लेंगे पॉटर। मैं कमजोर नहीं हूं, हैरी ने धीमी आवाज में कहा। अब वो इतनी तेजी में आ गया था कि स्नैप पर हमला करना चाहता था। स्नैप बोले, तो फिर इसे साबित करके दिखाओ पॉटर। खुद पर विजय पाओ। अपने गुस्से पर काबू करो। अपने दिमाग को अनुशासित करो। हम फिर से कोशिश करते हैं। तैयार हो जाओ। अभी! गुप्त घुसपैठ! वो वर्नॉन अंकल को लेटर बॉक्स बंद करते हुए देख रहा था। 100 दम पिशाच झील की दूसरी तरफ से उड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। वो एक बिना खिड़की के गलियारे में मिस्टर विस्ली के साथ भागा जा रहा था। वे लोग गलियारे के सिरे वाले काले दरवाजे के करीब पहुंच रहे थे। हैरी को लग रहा था कि इसी दरवाजे से जाना होगा, लेकिन मिस्टर विस्ली उसे बाईं तरफ से ले गए, पत्थर की सीढ़ियों से नीचे। मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। एक बार फिर स्नैप के ऑफिस के फर्श पर घुटनों के बल गिर गया था वो। उसका निशान दुख रहा था, लेकिन अभी अभी उसके मुंह से जीत की आवाज निकली थी। उसने दोबारा खड़े होकर स्नैप को अपनी तरफ घूरते पाया। उनकी छड़ी उठी हुई थी। ऐसा लगा जैसे इस बार हैरी के प्रतिरोध करने से पहले ही स्नैप ने जादू हटा दिया था। उन्होंने हैरी को गौर से देखते हुए पूछा, पॉटर, क्या हुआ था? मैंने देखा, मुझे याद आया, हैरी ने हाँफते हुए कहा। मुझे अभी अभी एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ पॉटर?
स्नैप ने तीखी आवाज में पूछा। हैरी ने तत्काल जवाब नहीं दिया। अपने सिर को मलते हुए वो अब भी उस अचानक हुए एहसास का आनंद ले रहा था। वो बंद दरवाजे पर खत्म होने वाले बिना खिड़की के गलियारे के बारे में महीनों से सपने देख रहा था, और उसे अब तक एक बार भी ये नहीं लगा था कि ऐसी कोई जगह सचमुच थी। बहरहाल, अपनी याद में दोबारा झांकने के बाद उसे ये पता चल गया कि वो मंत्रालय के उस गलियारे के सपने देख रहा था जिसमें वो मिस्टर विजली के साथ अदालत की तरफ जाते समय 12 अगस्त को दौड़ा था। ये रहस्य विभाग की ओर से जाने वाला गलियारा था, और जब वोल्डेमॉर्ट के सांप ने मिस्टर विजली को डसा था तो वे वहीं थे। उसने स्नैप की तरफ देखा। रहस्य विभाग में क्या है? स्नैप ने धीरे से पूछा। तुमने क्या पूछा? हैरी को यह देखकर बहुत संतुष्टि मिली कि स्नैप परेशान हो गए थे। हैरी ने कहा, मैंने पूछा, रहस्य विभाग में क्या है सर? क्यों? स्नैप ने धीरे से कहा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हैरी ने स्नैप के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, क्योंकि जिस गलियारे को मैंने अभी अभी देखा है, मैं महीनों से उसके बारे में सपने देख रहा हूं। मैंने अभी अभी उसे पहचाना है। ये रहस्य विभाग की तरफ जाता है, और मुझे लगता है कि वोल्डेमॉर्ट उनमें से कोई चीज निकालना चाहता है। मैंने तुमसे कहा कि तुम शैतानी शहंशाह का नाम मत लिया करो। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहे। हैरी के निशान में दोबारा दर्द होने लगा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। स्नैप आंदोलित दिख रहा था, लेकिन जब वे दोबारा बोले तो वे शांत और निश्चिंत दिखने की कोशिश कर रहे थे। रहस्य विभाग में बहुत सी चीजें हैं पॉटर। उनमें से कुछ को तो तुम समझ पाओगे, और कुछ से कोई भी तुम्हारे मतलब की नहीं है। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई पॉटर? हाँ, हैरी ने अब भी अपने दुखते निशान को सहलाते हुए कहा, जो अब ज्यादा तेज दर्द कर रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम बुधवार को इसी समय फिर आओ। हम तब अपना काम दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, हैरी ने कहा। वो स्नैप के ऑफिस से बाहर निकलने और रॉन तथा हरमाइनी के पास जाने के लिए छटपटा रहा था। तुम्हें हर रात को सोने से पहले अपनी मस्तिष्क से सारी भावनाएं बाहर निकालनी है, अपने दिमाग को खाली करना है, इसे शांत करना है। समझ गए? जी, हैरी ने कहा, जो सुन ही नहीं रहा था। और याद रखना पॉटर, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, हैरी बुदबुदाया। उसने अपना स्कूल बैग उठाकर कंधे पर लटकाया और तेजी से ऑफिस से दरवाजे की तरफ चल दिया। दरवाजा खोलते समय उसने स्नैप की तरफ पलट कर देखा, जिनकी पीठ हैरी की तरफ थी, और वे अपनी छड़ी के सिरे से स्मृति पात्र से विचार निकालकर अपने सिर के भीतर सावधानी से जमा कर रहे थे। हैरी एक भी शब्द बोले बिना बाहर चला गया और अपने पीछे दरवाजा सावधानी से बंद कर गया। उसका निशान अब भी दर्द से धड़क रहा था। हैरी को रॉन और हरमाइनी लाइब्रेरी में मिले, जहां वे अम्ब्रिज का दिया नया होमवर्क कर रहे थे। वहां बैठे लगभग सभी विद्यार्थी 5th ईयर के थे, जो पास वाले एक लैंप की रोशनी में पढ़ाई कर रहे थे। उनकी नाक पुस्तकों से सटी हुई थी और कलमें सरपट भाग रही थी। पर्दे लगी खिड़कियों के बाहर का आसमान धीरे धीरे स्याह होता जा रहा था। सिर्फ मैडम पिंस के जूतों की चू चू की आवाज आ रही थी, जो विद्यार्थियों के आसपास खतरनाक तरीके से मंडराती थी और अपनी कीमती पुस्तकें छूने वालों की गर्दन के पीछे से झांकती थी। हैरी की कंपकपी छूट गई। उसका निशान अब भी दुख रहा था। उसे लगा जैसे उसे बुखार आ रहा हो। जब वो रॉन और हरमाइनी के सामने बैठा तो उसने सामने वाली खिड़की में अपनी झलक देखी। उसका चेहरा बहुत सफेद था और उसका निशान पहले से ज्यादा स्पष्ट दिख रहा था। कैसा रहा? हरमाइनी ने फुसफुसाकर पूछा, और फिर थोड़ी चिंतित होकर आगे बोली, तुम ठीक तो हो हैरी? हाँ, अच्छा हूं। क्या पता, हैरी ने बेचैनी से कहा और आह भरने लगा, क्योंकि एक बार फिर उसके निशान में दर्द की लहर उठ गई थी। सुनो, मुझे अभी अभी एक बात पता चली है। उसने उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो उसने अभी अभी देखा था, और ये भी
कि वो किस नतीजे पर पहुंचा था। तो तो तुम कह रहे हो, रॉन फुसफुसाया, जब मैडम पिंस पास से तेजी से चू चू करती गई, कि हथियार, वो चीज जिसके पीछे तुम जानते हो कौन पड़ा है, जादू मंत्रालय में? हैरी फुसफुसाया, रहस्य विभाग में। इसे वहां होना ही चाहिए। जब तुम्हारे डैडी सुनवाई के वक्त मुझे अदालत ले जा रहे थे तो मैंने वो दरवाजा देखा था, और ये निश्चित रूप से वही दरवाजा है जिसकी रखवाली करते समय उन्हें सांप ने काटा था। हरमाइनी ने एक लंबी धीमी आह भरी। उसने कहा, जाहिर है। क्या जाहिर है? रॉन ने थोड़ी अधीरता से पूछा। रॉन, इसके बारे में सोचो। स्टर्किस पॉटमोर जादू मंत्रालय में एक दरवाजे के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये वही दरवाजा होगा। इतनी सारी बातें संयोग से नहीं हो सकती। रॉन ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ कि स्टर्गिस हमारी तरफ होने के बावजूद अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था? क्या पता, हरमाइनी ने कहा। ये थोड़ा अजीब है। हैरी ने रॉन से पूछा, तो रहस्य विभाग में क्या है? क्या तुम्हारे डैडी ने कभी इसका जिक्र किया? रॉन ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, मैं तो बस इतना जानता हूं कि वहां पर काम करने वालों को चुप्पा कहा जाता है, क्योंकि कोई भी दरअसल ये नहीं जानता है कि वे क्या करते हैं। हथियार रखने के लिए बड़ी अजीब जगह है। हरमाइनी बोली, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। ये तो आदर्श जगह है। मुझे लगता है कि मंत्रालय कोई बहुत खुफिया चीज विकसित कर रहा होगा। हैरी, तुम ठीक तो हो? क्योंकि हैरी ने अभी अभी अपने दोनों हाथ माथे पर इस तरह से फेरे थे जैसे उस पर प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। हैरी ने कांपते हुए हाथ नीचे कर लिए और बोला, हाँ, लेकिन मुझे मुझे गुप्त विद्या ज्यादा पसंद नहीं आई। हरमाइनी ने सहानुभूति से कहा, मुझे लगता है कि अगर किसी के दिमाग पर बार बार हमला किया जाए तो वो हिल जाएगा। देखो, अब हमें हॉल में चलना चाहिए। हम वहां थोड़े ज्यादा आरामदेह रहेंगे। लेकिन हॉल में हंसी और रोमांच की चीखें भरी हुई थी। फ्रेड और जॉर्ज वहां पर अपनी जोक शॉप के नए नवेले सामान की नुमाइश कर रहे थे। सिरविहीन हैट, जॉर्ज चिल्लाया जब फ्रेड ने विद्यार्थियों को एक नुकीला हैट दिखाया जो मुलायम गुलाबी पंखों से सजा था। कीमत सिर्फ 2 गैलियन। फ्रेड को देखो, अभी। फ्रेड ने मुस्कुराते हुए हैट अपने सिर पर लगाया और एक पल के लिए वो मूर्ख दिखा। फिर हैट और सिर दोनों ही गायब हो गए। कई लड़कियों की चीख निकल गई, लेकिन बाकी विद्यार्थी हंसी के मारे दोहरे हो गए। जॉर्ज चिल्लाया, और अब दोबारा नीचे। फ्रेड के हाथ ने एक पल के लिए अपने कंधे के ऊपर हवा में कुछ टटोला। फिर जब उसने वहां से गुलाबी पंखों वाला हैट हटा लिया तो उसका सिर दोबारा दिखने लगा। हरमाइनी ने होमवर्क से नजरें हटाकर फ्रेड और जॉर्ज को गौर से देखा। फिर वो हैरी से बोली, ये हैट कैसे काम करता है? मेरा मतलब है, स्पष्ट है कि यह किसी तरह का अदृश्य जादू है, लेकिन ये बहुत चतुराई भरा है। क्या अदृश्यता के क्षेत्र को सम्मोहित वस्तु की सीमा से आगे तक बढ़ा दिया जाए? मुझे लगता है कि सम्मोहन ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। हैरी ने जवाब नहीं दिया। उसका जी मचल रहा था। हैरी ने जिन पुस्तकों को अभी अभी निकाला था उन्हें वापस अपने बैग में रखते हुए बोला, मैं इसे कल करूंगा। हरमाइनी ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, तो इसे अपने होमवर्क प्लानर में रख लो ताकि तुम इसे भूल ना जाओ। जब हैरी ने उसमें अम्बरिज के होमवर्क को लिखा तो प्लानर ने उसे झिड़क दिया, इसे बात के लिए मत छोड़ो मूर्ख लड़के। हरमाइनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैं सोने जा रहा हूँ, हैरी ने होमवर्क प्लानर को अपने बैग में ठूंसते हुए कहा। वो सोच रहा था कि पहला मौका मिलते ही वो इस प्लानर को आग में फेंक देगा। हॉल के पार जाते समय वो जॉर्ज से बचा, जिसने उसके सिर पर सिरविहीन टोपी रखने की कोशिश की। फिर वो लड़कों के कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की शांति और ठंडक में पहुंच गया। उसका जी दोबारा मचल रहा था, जैसा उस रात को हुआ था जब उसने सांप का सपना देखा था। लेकिन उसने सोचा कि कुछ देर लेटने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। अभी उसने भीतर एक कदम रखा था, तभी उसे इतना तेज दर्द हुआ जैसे किसी ने उसके सिर के ऊपरी हिस्से के 2 टुकड़े कर दिए हों।
वो नहीं जानता था कि वो कहाँ था, वो खड़ा था या लेटा था। उसे तो अपना नाम तक याद नहीं था। उसके कानों में पागलों जैसी हंसी गूंज रही थी। वो आज जितना खुश था उतना काफी समय से नहीं हुआ था। उल्लासपूर्ण, अति प्रसन्न, विजयी, एक बहुत बहुत अद्भुत घटना हो गई थी। हैरी, हैरी! किसी ने उसके चेहरे पर चांटा मारा। पागलों जैसी हंसी में दर्द की चिल्लाहट जुड़ गई। खुशी अब दूर जा रही थी, हंसी अब भी चली आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली तो ऐसा करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो जंगली हंसी उसी के मुंह से निकल रही थी। जिस पल उसे इस बात का एहसास हुआ, उसकी हंसी गायब हो गई। हैरी फर्श पर हाँफता हुआ पड़ा रहा और छत को घूरता रहा। उसके माथे का निशान बुरी तरह दुख रहा था। रॉन बहुत चिंतित दिखता हुआ उसके ऊपर झुक गया। उसने पूछा, क्या हुआ? क्या पता, हैरी ने हाँफते हुए बैठते हुए कहा। वो खुश है, सचमुच खुश। तुम जानते हो कौन? कोई अच्छी बात हुई है? हैरी बड़बड़ाया। वो इतनी ही बुरी तरह कांप रहा था जितना मिस्टर विजली पर सांप के हमले को देखने के बाद कांपा था, और उसका उल्टी करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। कोई ऐसी घटना हो गई है जिसकी उसे उम्मीद थी। वे शब्द उसी तरह आए जिस तरह गरुड़ द्वार के चेंजिंग रूम में आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी के मुंह से कोई अजनबी बोल रहा हो। लेकिन वो जानता था, वो सच था। उसने गहरी सांसें ली और अपनी इच्छा को दृढ़ किया कि वो रॉन पर उल्टी नहीं करेगा। उसे बहुत खुशी थी कि डीन और सीमस इस बार उसकी हालत देखने के लिए मौजूद नहीं थे। हरमाइनी ने मुझसे कहा था कि मैं आकर तुम्हें देख लूं, रॉन ने धीमी आवाज में कहा और हैरी को उठाया। उसने कहा था कि तुम्हारी मानसिक हालत इस समय बहुत कमजोर होगी क्योंकि स्नैप तुम्हारे मस्तिष्क के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। फिर भी मुझे लगता है कि इससे आगे चलकर मदद मिलेगी, है ना? उसने हैरी की तरफ संदेह से देखा और पलंग तक जाने में उसकी मदद की। हैरी ने बिना किसी विश्वास के सिर हिलाया और अपने तकिए पर गिर गया। उस शाम को बार बार गिरने की वजह से उसका पूरा शरीर दुख रहा था और उसका निशान टीस मार रहा था। वो यह एहसास किए बिना नहीं रह सका कि गुप्त विद्या के पहले अभ्यास के बाद उसके मस्तिष्क का प्रतिरोध मजबूत होने के बजाय कमजोर हो गया था। फिर उसने दहशत से सोचा, आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट 14 सालों में सबसे ज्यादा खुश हुआ था।